चलिए अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि एक्चुअली काफ़ी एक्सटेंसिव लिखा हुआ है बीआरएस में। बट वी विल फोकस स्पेसिफिकली ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। और जो स्पेशलाइज्ड न्यूरोफिजियोलॉजी है, लाइक जॉइंट्स की, आई की, एट्सेट्रा, तो उसको हम जो है फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। तो एएनएस आप लोगों को पता है कि इट्स ए सेट ऑफ पाथवे टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल सिस्टम दैट इनर्वेट्स एंड रेगुलेट्स स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स। तो ये तीनों जो हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सोमैटिक नर्वस सिस्टम व्हिच इनर्वेट्स स्केलेटल मसल। इट हैज थ्री डिवीजन: सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक। तो कभी भी आपने टू या टू टाइप्स या डिवीजन नहीं कहनी है, हमेशा थ्री डिवीजन कहनी है, जिसमें एंटेरिक को भी इंक्लूड करना है। तो तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एएनएस एएनएस ये क्या ये है? क्या है? जी, आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? मुझे लगता है वो किसी का माइक ओपन था अपने बीच में। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में के सिनेप्सिस बिटवीन न्यूरॉन आर मेड इन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। पैरासिम्पैथेटिक कहाँ पे होते हैं? दे आर लोकेटेड इन और नियर द इफेक्टर ऑर्गन्स। और जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं वो दे आर लोकेटेड इन द पैरावर्टिब्रल चेन। आपको पता है सिंपैथेटिक चेन आती है पैरावर्टिब्रा में। ठीक है। तो गैंग्लियास में जो है वो साइनेप्सिस जो है वो बनते हैं। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आपको पता है कि देयर सेल बॉडीज इन सीएनएस एंड साइनेप्स इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ठीक है। सेल बॉडीज उनकी सीएनएस में ही होती हैं। और उसके बाद उनके जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर्स हैं वो एक्चुअली जो है वो जाके ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में होते हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट इन स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स फ्रॉम T1 to L3 और थोरैकोलम्बर रीजन। ठीक है। तो थोरैकोलम्बर में स्पाइनल कॉर्ड के थोरैकोलम्बर से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओरिजिनेट्स होते हैं प्री गैंग्लियोनिक, आपको पता है। फिर वो जो हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं पेरिवर्टिबल चेन में वहां जाते हैं और वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक आगे जाते हैं। ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक कहाँ से होते हैं? वो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस से होते हैं एंड इन स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट सैक्रो विच इज नोन एज क्रेनियोसैक्रल रीजन। तो सिंपैथेटिक के थोरैकोलम्बर, पैरासिम्पैथेटिक के क्रेनियोसैक्रल, ये प्री गैंग्लियोनिक है। ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक neurons of both VN have their cell bodies in the autonomic ganglia and synapse on effector organs। ठीक है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक की सेल बॉडीज ऑटोनोमिक गैंग्लियो में होंगी और इनकी जो सिनेप्सिस होंगी, सिनेप्सिस की एक्चुअल मतलब अपने याद रखना है कि जहाँ से एक्चुअली पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे। ठीक है। किस तरह से मैं आपको समझाऊं कि एक्चुअल जो सिनेप्स जहाँ पे होगा ना, आपने वो वहां वो देखना है कि वहां पे वो एक्टिविटी हो रही होगी उन उस नर्व फाइबर की। लाइक पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी ग्लैंड्स में होती है, तो वो वहां पे एक्टिविटी हो रही होगी जहाँ पे सिनेप्सिस है। लाइक बेशक कोई स्वेट ग्लैंड्स की वो हो, या ब्लड वेसल कंट्रैक्शन हो, या हार्ट मसल कंट्रैक्शन हो, तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक होगी। ठीक है। और जो प्री सिनेप्टिक होगी वो गैंग्लियन से पहले तक की होगी। ठीक है। या सॉरी, प्री गैंग्लियोनिक होगी जो। ठीक है। तो उसको आप उसके जो सिनेप्सिस आप कहेंगे वो आप ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ही कहेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन इसकी ये कि आपने इसको इतना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ हम इस चैप्टर में सिर्फ वही चीजें करेंगे कि जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने बस इतना याद रखते हैं कि सिंपैथेटिक की थोरैकोलम्बर है, पैरासिम्पैथेटिक की क्रेनियोसैक्रल है। ठीक है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों डिवीजन की जो है उसकी सेल बॉडीज जो है वो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में है। और सिनेप्सिस होते हैं जो वो इफेक्टर में है, बेशक वो सिंपैथेटिक है बेशक वो पैरासिम्पैथेटिक है,
उसके सिनेप्सिस जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक के वो इफेक्टर ऑर्गन्स में। एड्रिनल मेडुला का आपको पता है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। तो क्रोमाटिन सेल जो है वो 80% एपिनेफ्रिन और 20% नॉन एपिनेफ्रिन जो है सिक्रीट करते हैं। फिब्रोमासाइटोमा आपको पता है कि इसका ट्यूमर है, अगर सिक्रीटिंग हो तो ये दोनों, ये सारे जो हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर ज्यादा रिलीज हो रहे होते हैं। एएनएस के न्यूरो क्या हैं? एड्रिनर्जिक न्यूरॉन रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन एज द न्यूरो। ये आपने याद रखना, ये एपिनेफ्रिन नहीं है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है, जो एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स जो होंगे। और जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे, वेदर इट इज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दे विल रिलीज एसिटाइलकोलिन एज द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एड्रिनर्जिक तो हमेशा सिंपैथेटिक हो रहे होंगे, लेकिन कोलिनर्जिक जो है वो सिंपैथेटिक भी हो सकते हैं और पैरासिम्पैथेटिक भी हो सकते हैं, और वो एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज करें। और नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक न्यूरॉन इंक्लूड सम पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक neurons of the GI which release substance P, VIP और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नॉन एडिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक, ठीक है जी। तो नॉन एपिनेफ्रीन और एसिटाइलकोलिन ये दोनों सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। अच्छा, ये हमारा टेबल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एएनएस। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक है रीजन ऑफ प्री गैंग्लियोनिक नर्व। तो सिंपैथेटिक की वही न्यूक्लियाई आपको मैंने बताया, जो पैरासे आपने बस आपने इस चैप्टर में से ये टेबल देखना है। इस टेबल में हमने जो ऊपर पढ़ा है वो सब कुछ लिखा हुआ है। इस चैप्टर में से एक्चुअली आप लोगों के लिए 3 से 4 टेबल्स ही होंगे, वही करने होंगे, हमें उससे ज्यादा जो है वो पढ़ के कॉम्प्लेक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक आपने देख लिया है, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहाँ से आ रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक के कहाँ से आ रहे हैं, न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल 3, 7, 9 एंड 10। तो ये आपने याद रखने हैं कि क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10, ये 4 क्रेनियल नर्व हैं जिनकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से इनके नर्व के न्यूक्लियस, पैरासिम्पैथेटिक के न्यूक्लियस यहाँ से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वेगस नर्व का, आप बोलते रहते हो हमेशा के जीआई में सिक्रीशंस करती है ब्ला ब्ला, तो वो वेगस नर्व एक्चुअली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ही जो है वो शो कर रही है। और स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेल है, तो क्रेनियो सैक्रल वर्सेस थोरैकोलम्बर, ये आपने याद रखना है। लेंथ ऑफ प्री गैंग्लियोनिक नर्व एक्सॉन, सिंपैथेटिक की शॉर्ट है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकल के साथ ही गैंग्लियन पड़े हुए हैं, वहां तक जाने हैं, तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व एक्सॉन आपको पता है एक्सॉन टुवर्ड्स गैंग्लियन है ट्रांसमिशन, तो वो शॉर्ट होगा। और पैरासिम्पैथेटिक की प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग होगी क्योंकि वो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियोनिक निकल रहे हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो सिंपैथेटिक की लॉन्ग होगी क्योंकि क्रेनियल वहाँ के सॉरी न्यूक्लियस से गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक निकल के जो चेन है सिंपैथेटिक चेन वर्टिब्रल चेन, वहां से निकल के ऑर्गन्स तक जा रहे होंगे, तो सिंपैथेटिक के वो लॉन्ग होंगे। पैरासिम्पैथेटिक के वो शॉर्ट इसलिए होंगे क्योंकि उनके प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग थे, और पैरासिम्पैथेटिक के जो गैंग्लियन है वो हमारे ऑर्गन्स के पास पड़े हैं, तो उसके पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक के शॉर्ट होंगे। अब है न्यूरोट्रांसमीटर इन गैंग्लियन, सिंपैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है, पैरासिम्पैथेटिक का भी एसिटाइलकोलिन, ठीक है। आपसे जब भी क्वेश्चन होगा कि सिंपैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है गैंग्लियन में, तो वो आपने हमेशा एसिटाइलकोलिन ही टिक करना है, ठीक है। अभी यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि फिर गैंग्लियन में तो हमेशा एसिटाइलकोलिन ही होगा, ठीक है। इसी तरह रिसेप्टर टाइप इन गैंग्लियन, क्यों एसिटाइलकोलिन इसलिए होगा क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के गैंग्लियन में निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक्चुअली रिसेप्टर्स वाइज हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने हैं ना, तो जहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर है वहां पे एसिटाइलकोलिन नहीं रिलीज होना है, बेशक वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक तो है ही है, लेकिन बेशक वो सिंपैथेटिक भी है ना, स्टिल वहां पे एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होगा इन गैंग्लियंस, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि फिर सिंपैथेटिक में जो है वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कहाँ रिलीज होगा, एपी तो सॉरी होना नहीं है, नॉन एपिनेफ्रिन कहाँ रिलीज होगा। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्टेड ऑर्गन्स है ना, सिंपैथेटिक अब जाहिर है पोस्ट गैंग्लियोनिक ने रिलीज होके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ने इफेक्टेड ऑर्गन तक तो जाना था सिंपैथेटिक के, तो जो इफेक्टेड ऑर्गन पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है ना, ठीक है, वहां पे नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा,
न्यूरोट्रांसमीटर इन इफेक्टर ऑर्गन्स में देखो, नॉरएपिनेफ्रिन, पैरासिम्पथेटिक में एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ही है, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं गैंग्लियन में, बीटा 2, ठीक है। इफेक्ट रिसेप्टर्स आपको पता है, मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स अगर हमेशा स्केलेटल होगा, न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्टर ऑर्गन में उसका भी एसिटाइलकोलिन होगा। तो सिंपैथेटिक के हर जगह इफेक्टर ऑर्गन में न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन होगा एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड व्हिच यूजेस एसिटाइलकोलिन, ठीक है। सोमैटिक में हर जगह एसिटाइलकोलिन। और रिसेप्टर टाइप इन इफेक्टर ऑर्गन्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सोमैटिक के इफेक्टर ऑर्गन में भी निकोटिनिक ही है, ये चीज बस एक इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्टर ऑर्गन के रिसेप्टर सबके अलग अलग हैं, सिंपैथेटिक के अलग हैं, पैरासिम्पैथेटिक के अलग हैं, और सोमैटिक के अलग हैं। तो ये टेबल है जो आपने सेप्ट में से करना, आपका टाइम कम होगा, आपको ये थ्योरी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है जो हमने ऊपर पढ़ी। ये इनके आगे डायग्राम्स बनी हुई है, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक के लंबे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटे हैं, एसिटाइलकोलिन दोनों जगह रिलीज हो रहा है और मस्क्रेनिक रिसेप्टर है। सिंपैथेटिक है, प्री गैंग्लियोनिक छोटे हैं, पोस्ट बड़े हैं, गैंग्लियन में एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर रिलीज हो रहा है और पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी आपको बन के आ जाए सिनेरियो कि पेशेंट जो है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, टैकीकार्डिया हुआ है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हुआ है, बताएं टैकीकार्डिया किस वजह से हो रहा है, वहां पे कौन सा इफेक्टर ऑर्गन जो है टैकीकार्डिया कॉज करवा रहा है, हार्ट की वजह से टैकीकार्डिया हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे आपने कहना नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि ऑर्गन के पास तो नॉरएपिनेफ्रिन है ना। अगर वो गैंग्लियन मेंशन करेगा तो एसिटाइलकोलिन, वरना नॉरएपिनेफ्रिन इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी। एड्रिनल में डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। डायरेक्ट फाइबर जाते हैं और एसिटाइलकोलिन पे रिलीज होते हैं, और वो एपिनेफ्रिन 80% और 20% नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है। सोमैटिक में डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन, हर जगह एसिटाइलकोलिन ही है एक्सेप्ट सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक। उसके बाद हमारे पास सिग्नलिंग पाथवे एंड मैकेनिज्म फॉर ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स हैं। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास हैं NM, ठीक है, मस्कुलर स्केलेटल मसल में निकोटीन, और NN गैंग्लियाज में निकोटिनिक। NMNN भी कह सकते हैं और N1 N2 भी कह सकते हैं। तो दो हमारे पास ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स हो गए, और M1 M2 एंड M3 मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ थे, एक तो वो थे गैंग्लियंस में, एक वो थे स्केलेटल मसल में। और मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स कहाँ थे, वो सारे स्मूथ मसल्स में कह लो, या सारी बॉडी के मसल और ग्लैंड्स में हैं, ठीक है। जहाँ पे सिंपैथेटिक है वहां पे सब जगहों पे मस्क्रीनिक भी है। सिंपैथेटिक मतलब अल्फा या बीटा एनीथिंग, ठीक है जी। तो अब आप ये पढ़ोगे कि कौन से रिसेप्टर्स किस जगह पे हैं। तो अल्फा 1 स्मूथ मसल्स में एज ए होल होते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कौन से, तो अल्फा 1 एक्चुअली वास्कुलर स्मूथ मसल में अबंडेंटली पाए जाते हैं। इसी वजह से जो हम फिनाइलेफ्रीन देते हैं, हमारी जो इमरजेंसी ड्रग है फिनाइलेफ्रीन, वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे ब्लड वेसल्स पे एक्ट करती है। वेजो अल्फा 1 रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। फिनाइलेफ्रीन सिर्फ अल्फा 1 पे एक्ट करती है, इसीलिए फिनाइलेफ्रीन रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया कराती है। जब वहां पे कंट्रैक्शन फास्ट होगी तो एज ए रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं, नॉर एपिनेफ्रीन जो नॉरपिन वगैरह हम चलाते हैं, ये सब जो है ये पेरिफेरल भी एक्ट करती हैं अल्फा 1 पे, और सेंट्रली हार्ट के ऊपर भी एक्ट करती हैं एज ए बीटा 1 एक्शन, ठीक है जी। तो अल्फा 1 स्मूथ मसल, अल्फा 2 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, एक्चुअली वो भी स्मूथ मसल है लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। अब मजे की चीज ये है
चलो पहले हम बीटा पढ़ लेते हैं। बीटा वन हार्ट में, आपको सबको पता है हमेशा से। बीटा टू स्मूथ मसल में है, स्पेशली ब्रोंकियल ब्रोंकियल स्मूथ मसल, ठीक है, जहाँ पे हम ब्रोंकोडायलेशन करवाते हैं बीटा टू से। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है, अल्फा वन इज एक्साइटेटरी, अल्फा टू इज इनहिबिटरी। जी आई लिखा हुआ है, जी क्यू कपल्ड वो हैं जो एक्साइटेशन कर रहे हैं, कंट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सेट्रा। जी आई इज इनहिबिटरी, ठीक है, क्लिक यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और जो बीटा वन बीटा टू है उनका साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, इंक्रीज होगा तो कंट्रैक्शन होगी, डिक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन हो रही है। इसी तरह हमारे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सोडियम पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। इसीलिए जो हमारा लोकल होता था लिग्नोकेन, वो जाके इन इन पे ही तो एक्ट करता था, सोडियम पोटेशियम चैनल्स पे, और गैंग्लियॉन्स को, नर्व्स को ब्लॉक कर देता होता था, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम चैनल आपका निकोटिनिक का हो गया। और मस्क्रीनिक में M1 आपने याद रखना है CNS, M2 हार्ट, टू दोनों जगह हार्ट पे है, बीटा टू भी हार्ट पे है और M2 भी हार्ट पे है। और M3 जो है वो ग्लैंड और स्मूथ मसल्स है। जी बीटा वन हार्ट पे है, ये लिखा हुआ है। तो M1 जो है वो आपने याद रखना है कि वो GQ कपल्ड है ना, M1 M3, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है, M1 CNS पे, मस्क्रीनिक, M2 हार्ट पे है, और M3 ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स पे है। अब M1 तो एक्साइटेटरी है, यानी अगर वो अगर स्टिमुलेट होगा M1 तो एक्साइटेशन होगी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी से, ठीक है। M2 जो है वो इनहिबिटरी है, ठीक है। इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, कोलिनर्जिक एक्टिविटी जो होती है, उसकी वजह से हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट पे M2 रिसेप्टर्स हैं। तो जब भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इन्हांस होती है, तो हमेशा ब्रेडिकार्डिया होता है, क्योंकि ये GI है, ये इनहिबिटरी है, ये साइक्लिक एएमपी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और M1 और M3 जो है वो IP3 कैल्शियम वाला जो है वो मैकेनिज्म है, ठीक है। तो M1 M2 M3 आपने याद रखने हैं। और अल्फा वन अल्फा टू, बीटा वन बीटा टू, दोनों टूज जो हैं वो हार्ट में हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सेपरेट अल्फा वन स्मूथ मसल, स्किन, स्प्लैंक्निक एंड ब्लैडर, वास्कुलर स्मूथ मसल ऑफ द स्किन, स्प्लैंक्निक रीजन, GI एंड ब्लैडर स्फिंक्टर। तो एक्चुअली ये इन सब जगहों के वास्कुलर स्मूथ मसल्स पे ही है। होता क्या है इनसे, एक्साइटेशन, GQ कपल्ड है, आपको बता दिया है, एक्साइटेशन होगी, दे आर इक्वली सेंसिटिव टू नॉट, ये करते हैं एपिनेफ्रिन पे जो है अल्फा वन पे इतना ज्यादा एक्ट नहीं करती। अल्फा टू, दे आर लोकेटेड ऑन सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल, ऑटो रिसेप्टर, प्लेटलेट्स, फैट सेल्स एंड द वॉल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो अल्फा टू जो थे वो इनहिबिटरी हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन और डायलेटेशन, ठीक है। तो ये इनका इनहिबिटरी मैकेनिज्म है वही, ठीक है। आपने बस टेबल याद रखना है।
और यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ना, बस ये आप याद रखना कि कहाँ कहाँ ये सारे मसल्स होते हैं। तो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल्स, प्लेटलेट्स, फैट सेल्स एंड द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट। बीटा वन कहाँ होते हैं आपको पता है? एसए नोड, एवी नोड, वेंट्रिकुलर मसल ऑफ द हार्ट। बीटा वन एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं हमेशा, आपको पता है। दे आर सेंसिटिव टू नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड मोर सेंसिटिव देन अल्फा वन रिसेप्टर्स। ऑब्वियसली बीटा वन ज्यादा सेंसिटिव है। बीटा टू आपको पता है कहाँ होते हैं? वास्कुलर स्मूथ मसल ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। बाकी सारे वो जो अल्फा वन था वो वास्कुलर स्मूथ मसल ऑफ स्किन, सबक्लांक्निक रीजन, जीआई एंड ब्लैडर स्फिंक्टर, वो उधर के वास्कुलर स्मूथ मसल्स में था। स्केलेटल के वास्कुलर स्मूथ मसल्स में, स्केलेटल मसल के बीटा टू है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल में है, और उसके बाद वॉल ऑफ जीआई एंड ब्लैडर। और बीटा टू हमेशा रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है, और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है इसीलिए तो ब्रोंको डायलेशन करवाता है ना। तो ये आपने याद रखना है कि बीटा टू जो है वो डायलेशन करवा रहा है। जैसे अल्फा वन एक्साइटेशन, अल्फा टू इनहिबिशन, ऐसे ही बीटा वन एक्साइटेशन, बीटा टू इनहिबिशन या रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आपने याद रखना इस तरह। मस्क्रेनिक में एम वन जो है वो, चलो रिलैक्सेशन लिखा हुआ, एम वन आपने ऊपर टेबल में भी देख लिया। एम वन जी क्यू का पहले एक्साइटेशन, एम टू इनहिबिशन, ठीक है। अच्छा, मजे की चीज ये है कि बीटा अल्फा वन अल्फा टू तो आपको याद रहेगा कि एक पहला कंट्रैक्शन करवा रहे हैं यहाँ, एक्साइटेशन, दूसरा इनिबिशन, जो कि वहां पे जी क्यू जी आई भी है। बीटा वन बीटा टू में आपने याद यही रखना है कि पहला बीटा वन जो है वो कंट्रैक्शन करवा रहे हैं, एक्साइटेशन, और बीटा टू इनहिबिशन। लेकिन मैकेनिज्म बीटा टू का फिर भी वो जी एस वाला ही है, वो जी आई वाला नहीं है, बस ये आपने चीज याद रखनी है। इसी तरह मस्क्रीनिंग में एम वन वाला एक्साइटेशन है, और वो जी क्यू ही है। और एम टू वाला इनहिबिटरी है, और वो डिक्रीज साइक्लिक एएमपी। क्योंकि बीटा टू रिसेप्टर एक्चुअली में इनहिबिशन से रिलैक्सेशन ही करवा रहा, वो साइक्लिक एएमपी वाले पाथवे से ही जो है वो रिलैक्सेशन करवा रहा है। ठीक है। उसके बाद नाइकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, आपको पता है एटोमिक गैंग्लिया में होते हैं दोनों के, एनएम जंक्शन पे हैं और एड्रिनल मेड्यूला पे हैं, ठीक है। इन सब जगहों पे ये हैं। और एसिटाइलकोलिन और निकोटीन से ये जो है वो एक्टिवेट होते हैं, एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं। They are blocked by ganglion blockers, hexamethonium in the autonomic ganglia, but not at the neuromuscular junction. गैंग्लियन ब्लॉकर से ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया में तो ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे नहीं होंगे। मस्क्रीनिंग आपको पता है हार्ट में होते हैं, स्मूथ मसल में, और सीएनएस में। सीएनएस में एम वन है, हार्ट में एम टू है, स्मूथ मसल और ग्लैंड में एम थ्री है। दे आर इनहिबिटरी इन द हार्ट, एक्साइटेटरी इन स्मूथ मसल एंड ग्लैंड। ठीक है, याद रखनी है आपने ये चीज। इसीलिए तो मस्क्रीनिक रिसेप्टर से पेरासिम्पथेटिक की एक्टिविटी जो होती है उसके क्या होते हैं, ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट कम होता है, और जीआई मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सही है सब। और वो एक्साइटेड, वो इसीलिए सेक्रेशन इंक्रीज होती है या मोबिलिटी इंक्रीज होती है, बिकॉज वहां पे एम थ्री होते हैं। एम थ्री जो है वो एक्साइटेटरी है, और एम टू जो है वो इनहिबिटरी है। मजे की बात यह है कि वही अगेन ऐसे नोट में जी आई होगा, क्यों? क्योंकि वहां से इनहिबिशन हो रही है। इनहिबिशन कैसे हो रही है? लीड लीड टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम, स्लोइंग ऑफ द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस फेज फोर डीपोलराइजेशन एंड डिक्रीज हार्ट। हमारा एक एक्शन पोटेंशियल था उसका, जो फेज फोर था, हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, उसको कम करके ओपनिंग ऑफ पोटेशियम करके ब्रेडिकार्डिया या इनहिबिशन ऑफ
हार्ट या कार्डियक सिस्टम जो कॉज करवा रहे हैं। स्मूथ मसल ग्लैंड में जी क्यू है, तो वो स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी एंड इंक्रीज इन आईपी3 एंड इंट्रासेलुलर कैल्शियम। ठीक है, वही आईपी3 और इंट्रासेलुलर कैल्शियम मैकेनिज्म। अब ड्रग्स एक्ट ऑन ऑटोनॉमस सिस्टम हमारे पास नेक्स्ट है। चलो ये आ गया आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो अल्फा वन पे एक्ट करते हैं नॉर एपिनेफ्रीन और फिनाइलेफ्रीन। आपने समझ लेना है कि ये पेरिफेरल वास्कुलर एजेंट्स हैं, वहां एक्ट करते हैं और उसकी उनसे प्रेशर जो है वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अल्फा टू एगोनिस्ट इज क्लोनिडीन, बीटा वन एगोनिस्ट इज नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, दोबारा से ऊपर भी है, अल्फा वन भी है, नॉरएपिनेफ्रिन बीटा वन भी है। नॉरएपिनेफ्रिन आइसोप्रोटीनोल और डोब्यूटामिन सिर्फ बीटा वन पे, आइसोप्रोटीनोल भी बीटा वन बीटा टू दोनों पे है। ठीक है, आपने याद रखनी है दोनों चीजें, नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा वन बीटा वन, आइसोप्रोटीनोल अगर नहीं पता ना तो उस रिसेप्टर पे कर रहे हैं आइसो। ठीक है, आइसोप्रोटीनोल बीटा वन बीटा टू, एल ब्यूटिनोल ओनली बीटा टू, डो ब्यूटामीन ओनली बीटा टू। ठीक है, सॉरी बीटा वन, डो ब्यूटामीन ओनली बीटा वन, एल ब्यूटीरोल ओनली बीटा टू, आइसोप्रोटेनोल बीटा वन बीटा टू, नॉर एपिनेफ्रीन अल्फा वन बीटा वन और क्लोनिडीन अल्फा टू। ये हो गए आपकी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब इन एड्रीनर्जिक ड्रग के एंटागोनिस्ट क्या है, ये तो एगोनिस्ट हो गई। एंटागोनिस्ट क्या है? अल्फा वन एंटागोनिस्ट इज फिनॉक्सीबेंजामाइन, फेंटोलामाइन, प्राजोसिन, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, सारे जोसिन्स। ठीक है, ठीक है, फिनॉक्सी, फेंटोला, अल्फा टू ब्लॉकर इज योहिम्बीन। ठीक है, योहिम्बीन इज अल्फा टू ब्लॉकर। बीटा वन ब्लॉकर, यू नो, प्रोप्रेनोल, मीटाप्रोलोल, वो सब चीजें। ठीक है, और जितने भी हमारे लोल वाले होता है वो बताए हैं, बीटा वन बीटा टू दोनों पे। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन से हैं? फिर है सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो बीटा वन पे एक्ट करते हैं। तो प्रोप्रेनोलोल इज वन ऑफ द नॉन सिलेक्टिव, वो बीटा वन बीटा टू दोनों पे एक्ट करता है। ठीक है, और ब्यूटोक्सामाइन भी जो है वो बीटा टू पे एक्ट करता है। योहिम्बीन अल्फा टू, ब्यूटोक्सामाइन बीटा टू। अब है आगे निकोटिनिक। निकोटिन आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन, निकोटीन, कार्बाकोल, ये तीन ड्रग्स जो है ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगी। एसिटाइल, निकोटीन एंड कार्बाकोल। ठीक है, चले ये तीन तो एक्ट कर रही हैं निकोटिनिक पे। मैं स्क्रीनिंग पे कौन सी एक्ट करेंगी? मैं स्क्रीनिंग पे एक्ट करेंगी एसिटाइलकोलिन, मस्करीन, मस्कराइन और कार्बाकोल। ठीक है, तो इन शॉर्ट कार्बाकोल, निकोटिनिक और एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल, ये दोनों जो है ना, ये निकोटिनिक और मस्करीनिक दोनों पैक कर रही हैं। ठीक है, और जो है निकोटिनिक वो जस्ट निकोटिनिक पे कर रही है, और जो मस्कराइन है वो सिर्फ मस्कराइन पे कर। लेकिन एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल दोनों पैक कर रही है। अब है ब्लॉकर्स। निकोटिनिक ब्लॉकर कौन सा है? निकोटिनिक ब्लॉकर कुरेरेज और हेक्सामिथोनियम। कुरेरेज वही है जो हमारे मसल रिलैक्सेंट थे, एसिटाइलकोलिन को जो स्केलेटल मसल से हटा के एट्रोक्यूरियम वगैरह जो है वो मसल को पैरालाइज कर देते थे, नॉन डीपोलराइजर्स, वो कुरेरेज हैं। और साथ में हेक्सामिथोनियम, लेकिन हेक्सामिथोनियम विल ब्लॉक ओनली गैंग्लियन, हेक्सामिथोनियम विल नॉट ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अदरवाइज we could have used hexamethonium as a muscle paralyzing agent, but we can't because hexamethonium only acts on ganglion। अच्छा जी, मस्करीनिक का जो है वो एंटागनिस्ट क्या है? आप सबको पता है, वो एट्रोपिन है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये टेबल भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हम बस ये टेबल करेंगे इस चैप्टर का, और उसके बाद बस ये सेंटर्स देख लेंगे। सेंसिटिव ट्रैक्स में देख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, लेकिन ये कि आप लोगों के लिए चलो ये टेबल देख लेंगे, ये वाला कि कौन सा है, क्या लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एज सच और डिटेल में अब हम नहीं पढ़ेंगे कि कौन से टच के फाइबर्स क्या हैं और ये वो सब चीज़ें, बस टेबल हम देख लेंगे। और ये तो खैर रॉड्स कौन का टेबल है, ये हमें देखने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए ये है कि जब आप लोग पढ़ रहे होगे, क्योंकि इन्होंने ना न्यूरोफिजियोलॉजी बहुत ही ज्यादा लिखी हुई है, लाइक ये बहुत एक्स्ट्रा लिखी हुई है इन्होंने। एक मसल रिफ्लेक्सेस था, कितनी डिटेल से लिखे हुए हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना था, हमने ये पढ़ना था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऑर्गन सिस्टम पे अफेक्ट। अच्छा जी, हार्ट पे क्या होगा, और सारे आपको ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं सामने कि किस पे क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपने देखना है, फैट सेल्स तक लिखे हुए हैं, चलो पूरा हमारे सामने आ जाए। अच्छा जी, हार्ट पे क्या है, सिंपैथेटिक एक्शन, फिर आगे सिंपैथेटिक रिसेप्टर है, फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, और पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स। ठीक है, अब आप सबको पता है हार्ट पे बीटा वन रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक के, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक के M2 रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये तो पता है ना। अब बीटा वन रिसेप्टर करते क्या है, सिंपैथेटिक एक्शन क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज, एक होता है हार्ट रेट इंक्रीज, एक होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज, एक होता है एवी नोडल कंडक्शन इंक्रीज। इन तीनों के वर्ड्स हैं। आइनोट्रोपिक इज फॉर कंट्रैक्टिलिटी, याद रखना सारी जिंदगी, आइनोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक इज फॉर हार्ट रेट, एंड आई थिंक ड्रोमोट्रोपिक है वर्ड, या क्या है, आप लोग डिटेल पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। वो जो है वो बोला जाता है फॉर एवी नोडल कंडक्शन, आई थिंक ड्रोमोट्रोपिक है। तो ये तीनों इंक्रीज हो रहे हैं तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, और अगर ये तीनों डिक्रीज हो रहे हैं तो वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, और वो M2 से आती है। ठीक है, तो M2 आपने जो है ना वो हमेशा याद रखना है। आगे वास्कुलर स्मूथ मसल। तो वेस्कुलर स्मूथ मसल में आपको पता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो वेस्कुलर स्मूथ मसल हर जगह कंस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सेप्ट स्केलेटल मसल। वो वो डायलेट करेंगे क्योंकि वहां पे बीटा टू थे। बीटा टू इज फॉर डायलेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी से ही क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन हो रही है बाकी हर जगह पे, और डायलेट हो रहे हैं ब्लड वेसल्स इन स्केलेटल मसल। ये याद रखना है कि सिंपैथेटिक में ही ये डायलेट हो रहा है, ये नहीं कि सिंपैथेटिक का मतलब है कि कंस्ट्रिक्ट, नहीं। आपने देखना है कि कौन उन उस जगहों पे रिसेप्टर्स कौन से हैं कि जो कंस्ट्रिक्ट कर रहे थे या डायलेट कर रहे थे। तो अल्फा वन तो कंस्ट्रिक्ट कर रहे थे, लेकिन बीटा टू जो थे वो डायलेट कर रहे थे, अल्फा टू भी डायलेट कर रहे थे। ठीक है, तो वेस्कुलर स्मूथ मसल आपने देख लिया कि उसमें सिंपैथेटिक में अल्फा वन और बीटा टू दोनों रिसेप्टर्स हैं। अल्फा वन वेसल में है, बाकी सब में, और स्केलेटल मसल की वेसल में बीटा टू। उसके बाद आ गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सिंपैथेटिक एक्टिविटी का एक्शन ये है कि मोटिलिटी डिक्रीज होती है। आपने एक चीज याद रखनी है, आप खुद कॉन्सेप्ट को समझो कि जब मोटिलिटी, अगर पैरासिम्पैथेटिक का काम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में और ब्लैडर में, ब्लैडर या यूरिनरी जो हमारा सिस्टम है उसमें, सिंपल पैरासिम्पैथेटिक का काम है कि पास कर देना हर चीज को, सिंपैथेटिक का काम है रोक लेना हर चीज को। ठीक है, अब आप खुद देखो कि अल्फा वन का काम तो कंट्रैक्शन करना था। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्ट आपने आपने ना ओवरऑल पिक्चर बना लेनी है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का हर
ऑर्गन पे फंक्शन क्या है। फिर आपने उस पिक्चर से याद रखना है कि कौन से रिसेप्टर यहाँ पे होंगे, क्योंकि उसका फंक्शन तो ये है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट हार्ट पे सिंपैथेटिक का फंक्शन है इंक्रीज करेगा हार्ट रेट वगैरह एटसेट्रा। पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन है कि वो डिक्रीज करेगा। वेस्कुलर में पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन नहीं है, सिंपैथेटिक का फंक्शन है कि वो कंस्ट्रिक्ट करेगा सारी वेसल्स, और ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट करेगा, सॉरी स्केलेटल मसल वाली वेसल जो है वो डायलेट करेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सिंपैथेटिक का मतलब है कि ओवरऑल मोटिलिटी कम करना या स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्ट करना। स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्ट मतलब ये है कि फूड को आगे ना जाने देना, सिंपैथेटिक का एक्शन है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये होगा कि सेक्रीशंस कम होंगी, फूड आगे नहीं जाएगा। मोटिलिटी कम होगी स्मूथ मसल्स की, फूड आगे नहीं जाएगा। स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, फूड आगे नहीं जाएगा। तो सिंपैथेटिक का एक्शन है फूड आगे नहीं भेजना। पैरासिम्पैथेटिक का एक्शन है कि फूड आगे भेजना है। उससे क्या होगा, मोटिलिटी इंक्रीज होगी, स्फिंक्टर्स रिलैक्स होंगे। समझ आ रही है, स्फिंक्टर्स कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। मोटिलिटी इंक्रीज होने का हरगिज ये मतलब नहीं है स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्ट होंगे। मोटिलिटी इंक्रीज होगी, स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे, सेक्रीशन ज्यादा होगी, फूड आगे मूव करेगा। तो आपने फंक्शन ये याद रखने हैं। पैरासिम्पैथेटिक फूड आगे मूव कराएगा जीआई में, सिंपैथेटिक फूड मूव नहीं कराएगा। और रिसेप्टर्स क्या है, सिंपैथेटिक की अल्फा 2 बीटा 2 है, जिसकी वजह से मोटिलिटी डिक्रीज हो रही है। और जहां पे कंस्ट्रिक्ट होने हैं वहां पे अल्फा 1 है। समझ आई है क्यों, क्योंकि अल्फा 1 ही तो कंस्ट्रिक्ट कर रहे थे। अब आपसे अगर पूछे स्फिंक्टर्स में क्या है, तो आपने देखना है उस स्फिंक्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंट्रैक्शन आ रहा है या रिलैक्सेशन। अगर कंट्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब है अल्फा 1 है। अगर स्फिंक्टर का मैकेनिज्म रिलैक्सेशन आ रहा है, तो आपको पता है कि रिलैक्सेशन तो जो है वो करते ही नहीं है हमारे, अल्फा 1 तो करता ही नहीं है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन स्फिंक्टर अगर आ रहा है तो इसका मतलब है वो मस्क्रीनिक रिसेप्टर होगा और 3 होगा। ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल में स्फिंक्टर स्मूथ मसल है तो उसमें 3 आएगा। समझ आ रही है बात की। तो इसी तरह अब मस्क्रीनिक रिसेप्टर कौन से थे जो मोटिलिटी इंक्रीज करते हैं, M3 था। रिलैक्स स्फिंक्टर कर रहा था, M3 था। अब सेम हमारे पास ब्लैडर में आ जाओ आप। ठीक है, ब्लैडर में अ, अब यूरिन को फॉर एग्जांपल आप समझो पैरा सिंपैथेटिक रोक लेना है। ठीक है, तो कैसे रोकना है, इट विल कंस्ट्रिक्ट स्फिंक्टर या रिलैक्स ब्लैडर वॉल रिलैक्स हो जाएगी, यूरिन ज्यादा आ जाएगा ब्लैडर के अंदर, यूरिन आगे नहीं जाने दे रहा सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अब ब्लैडर वॉल रिलैक्स कैसे होगी, आपको पता है रिलैक्सेशन का हमारा सिंपैथेटिक से कौन से रिसेप्टर्स थे, बीटा 2, क्योंकि वो रिलैक्स कर रहे थे। और कंस्ट्रिक्ट कौन से कर रहे थे, अल्फा 1। तो स्फिंक्टर पे अल्फा 1 होंगे क्योंकि वो कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यूरिन को आगे नहीं जाने दे रहे। आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। उधर जीआई ट्रैक में फूड को आगे नहीं जाने दे रहे सिंपैथेटिक, ब्लैडर में यूरिन को आगे नहीं जाने दे रहे। इसके ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहे हैं, ब्लैडर वॉल कॉन्ट्रैक्ट, स्फिंक्टर रिलैक्स, ताकि यूरिन आगे चला जाए। ठीक है, इन दोनों को आपने याद रखना है। जीआई और ब्लैडर वाले दोनों फंक्शंस एक जैसे हैं। अब है मेल सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, उसमें आपने याद रखना है कि जो इजैकुलेशन है वो सिंपैथेटिक एक्शन से है और उसमें अल्फा रिसेप्टर्स हैं, और इरेक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन से। तो ये बस आपने हमेशा याद रखना कि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन से इरेक्शन है और सिंपैथेटिक एक्शन से इजैकुलेशन है। अब आगे आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल, आप सबको पता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी से स्मूथ मसल ब्रोंक्योल्स के हमेशा रिलैक्स करते हैं, आपने हमेशा पढ़ा है। क्यों, क्योंकि वहाँ ब्रोंक्योल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं और वो हमेशा रिलैक्स करते हैं। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमेशा ब्रोंक्योल्स में ब्रोंको डायलेशन करेगी, और पैरासिम्पैथेटिक हमेशा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगी। हमेशा रिवर्स हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक वाहिद वो ग्लैंड है कि जहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी से ही स्वेटिंग होती है, लेकिन उसके रिसेप्टर्स मस्करीनिक होते हैं। स्वेट ग्लैंड इज द ओनली स्मूथ मसल ग्लैंड या ओनली रिसेप्टर्स या ओनली रिसेप्टर इफेक्टर which is actually sympathetic, but it contains muscarinic receptors, and that is why it is called sympathetic cholinergic effector। सिंपैथेटिक भी है लेकिन
कोलिनर्जिक है। तो इट इज एन एक्सेप्शन इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट स्वेट ग्लैंड इज sympathetic cholinergic, means it contain muscarinic receptor. And other way of asking MCQs is कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ओके, तो स्वेट ग्लैंड आपको एक्सेप्शन समझ आ गई। यहाँ पे ना जो कंफ्यूजन आती है ना वो हमेशा जीआई और यूरिनरी में आती है। तो आपने याद रखना है पैरासिम्पैथेटिक पास कर देगा। आपको याद है ना डम्बेल्स जो आपके ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग वाले आते थे, तो उनमें होता क्या था, यही तो होता था, यूरिनेशन वगैरह ये सब चीजें। इसीलिए तो होता था क्योंकि उसकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई होती थी। पसीने आ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, इंक्रीज मोटिलिटी, यूरिनेशन, मियोसिस। याद है मियोसिस होती होती थी उन पेशेंट्स में जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कहते थे। डायरिया, यूरिनेशन पॉइजनिंग, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, और क्या था डम्बल्स में? लैक्रिमेशन, स्वेटिंग नहीं होती थी ना, स्वेटिंग तो सिंपैथेटिक एक्शन है, स्वेटिंग पहले उसमें नहीं होती थी डम्बल्स में। ठीक है जी, अब है आई। सो आपने याद रखना है कि एक है आइरिस, ठीक है, और एक है सिलियरी मसल। तो जो आइरिस के रेडियल मसल, आइरिस में जो मसल्स हैं, रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस, दे डायलेट प्यूपिल, ठीक है। और जो सर्कुलर मसल हैं आइरिस के, दे कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल, ठीक है। सी फॉर सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस, सी फॉर कंस्ट्रिक्शन। iris, circular muscle constriction, and constricted pupils are called meiosis. So पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कंस्ट्रिक्शन हो रही है प्यूपिल की, और सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस से हो रही है CCC, और वहां पे मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स हैं। और रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस से डायलेट हो रहे हैं, और डेट इज मिड्रिएसिस, ठीक है। नाउ सिलियरी मसल, सिलियरी मसल क्या करता है? सिलियरी मसल अगर डायलेट होता है तो फार विजन होती है, ठीक है। और अगर सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नियर विजन के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करके क्रीप के लिए पढ़ते हैं। तो सिलियरी मसल्स आर समथिंग फॉर अकोमोडेशंस, ठीक है। और रेडियल मसल जो है वो, आइरिस के मसल जो है वो प्यूपिल्स के लिए है। आइरिस इज फॉर प्यूपिल। नेक्स्ट इज किडनी, रेनिन सेक्रेशन बीटा 1 कराता है, और फैट सेल में लाइपोलाइसिस जो है वो बीटा 1 करवाता है। तो ये आपने याद रखना, राइनिन सेक्रेशन बीटा 1 किडनी में बीटा 1, फैट सेल में बीटा 1, और हार्ट में बीटा 1। तो ये तीन आपने याद रखने, हार्ट, किडनी, फैट सेल, इनमें बीटा 1 होते हैं। आगे हमारे ऑटोनोमिक सेंटर है, ब्रेन स्टेम एंड हाइपोथैलेमस। तो आपने ये याद रखना है कि मेड्यूला में वेजोमोटर, रेस्पिरेटरी, स्वॉल्विंग, पफिंग, वॉमिटिंग, सारे मेजर सेंटर्स जो है वो मेड्यूला में है। पॉन्स में पी फॉर पॉन, पी फॉर न्यूमाटेक्सिक सेंटर, एम फॉर मिड ब्रेन, एम फॉर मिक्चुरेशन सेंटर। हाइपोथैलेमस में हमेशा टेम्परेचर रेगुलेशन और थर्स्ट एंड फूड इनटेक, ठीक है। हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेशन और फूड रेगुलेशन सेंटर जो है ना वो होते हैं। अच्छा जी, ये आपने रिसेप्टर्स देख लेने हैं। मैकेनो कौन से होते हैं? पेरो रिसेप्टर, कैरोटिड साइनस मैकेनो रिसेप्टर्स में होते हैं। बाकी जॉइंट वगैरह एक्सेट्रा फोटो रॉड कॉन्स, कीमो ओल्फैक्टरी टेस्ट, ओस्मो रिसेप्टर, और कैरोटिड बॉडी ऑक्सीजन रिसेप्टर इज कीमो रिसेप्टर। बट पेरो रिसेप्टर्स इन कैरोटिड साइनस इज मैकेनो रिसेप्टर। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर इज नोसिसेप्टर्स। फाइबर टाइप एंड कंडक्शन, रिसेप्टिव फील्ड स्टेप्स, इन सब चीजों को छोड़ने हैं आप। करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्व फाइबर्स पे आ जाते हैं।
एक है हमारे पास ए अल्फा, एक है ए बीटा, एक है ए गैमा, एक है ए डेल्टा और फिर बी और सी। ठीक है। ए के चार पार्ट हैं, फिर बी है, फिर सी है, ये हमने अजय यादव में भी पढ़ा था। ए इज लार्जर अल्फा मोटर न्यूरॉन। ए के आगे दो सेंसरी फाइबर्स हैं। ए इज जनरल फाइबर। ठीक है। ए के आगे दो सेंसरी फाइबर है। वन ए इज मसल स्पिंडल एफरेंट, वन बी जो है वो है गोल्जी टेंडन। ठीक है। और ए बीटा में टच और प्रेशर आएगा। ए गैमा में गैमा मोटर न्यूरॉन्स टू मसल स्पिंडल्स, इसे इंट्राफेजल फाइबर भी कहते हैं। ये बस रट्टे मारे पड़ेंगे आपको, और क्योंकि ये रट्टा ही है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ए डेल्टा जो है वो टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। ठीक है। इसमें से फास्ट पेन जाती है आपकी। टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन इज ए डेल्टा। ए गैमा इज मोटर न्यूरॉन्स टू मसल स्पिंडल्स। ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो है वो करवाती है ए गैमा मोटो, गैमा मोटर न्यूरॉन्स टू मसल स्पिंडल। ठीक है। गैमा मोटर न्यूरॉन्स हमने यहाँ पे। ए बीटा इज अगेन टच, प्रेशर। ठीक है। अच्छा जी, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये तो हम जनरल फाइबर पढ़ रहे हैं ना, ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा और बी और सी, ये जनरल फाइबर है। ठीक है। अब है इसके साथ सेंसरी फाइबर टाइप एंड एग्जांपल। ठीक है। ए अल्फा में दे आर लार्ज अल्फा मोटर न्यूरॉन, इसमें वन ए वन बी है। ठीक है। वन ए वन बी। ए अल्फा में है। ठीक है। ए बीटा में जस्ट टू है, याद रखना है आपने सेंसरी फाइबर। ए गैमा में सेंसरी फाइबर नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही मोटर न्यूरॉन्स का फाइबर है, तो वो सेंसरी फाइबर है ही नहीं है ए गैमा। ए डेल्टा में सेंसरी फाइबर थ्री है। ठीक है। गैमा में कुछ नहीं है ना, इसीलिए तो डेल्टा में थ्री आ गया है। फिर बी में कुछ नहीं है, क्योंकि बी इज प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स। ठीक है। सी इज पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर प्लस सी आल्सो कंटेन्स पेन एंड टेम्परेचर और स्लो पेन। ठीक है। स्लो पेन आपका सी करता है। सी के पास आपका सेंसरी फाइबर फोर होता है, ए डेल्टा के पास थ्री होता है। तो आपने पहले ए अल्फा बीटा गैमा डेल्टा बी सी जनरल फाइबर टाइप याद रखने हैं। फिर आपने याद रखना है कि इनमें से ए गैमा और बी, इनको निकाल दो, क्योंकि ये दोनों सेंसरी नहीं है, ये दोनों ओनली मोटर्स हैं या प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक है। ठीक है। अब जो बाकी है वो सब सेंसरी हैं। उनमें से ए अल्फा का जो है वो आपने वन ए वन बी दो याद रखें, क्योंकि वन ए इज फॉर मसल स्पिंडल एफरेंट। ठीक है। मसल स्पिंडल एफरेंट। और आपको पता है ऊपर से नीचे हमारे डायमीटर जो है वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट है। स्पीड जो है वो भी ऊपर से नीचे जो है वो फास्ट से स्लो हो रही है। लेकिन लेकिन साथ में माइलिनेशंस भी ऊपर से नीचे जो है वो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है। ऊ- ऊपर से नीचे बड़े से छोटे भी हो रहे हैं, माइलिनेटेड से अनमाइलिनेटेड भी आ रहे हैं, और कंडक्शन भी फास्टेस्ट से स्लोएस्ट है। लेकिन हमने डिटेल में जब पढ़ा था तो हमने देखा था ए गैमा डेल्टा की जो स्पीड है वो अल्फा बीटा से थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज आपने पढ़ा था कि दोनों पे डिपेंड करता है, माइलिनेशन पे भी और साइज पे भी। ठीक है। अब हम उस चीज को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बस आपने वो वाला जो है ना अजय यादव वाला सीक्वेंस वो याद रखना है, ए गैमा डेल्टा, फिर ए अल्फा बीटा और फिर बी और सी। ठीक है। बस ये आपने याद रखने हैं। मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन, सेकेंडरी एफरेंट ऑफ मसल स्पिंडल, टच एंड प्रेशर, ये ए बीटा है। ठीक है। सेकेंडरी एफरेंट ऑफ मसल स्पिंडल।
यहाँ इससे टच प्रेशर भी आपको, ए डेल्टा में फिर टच प्रेशर, फास्ट, पेन एंड टेम्परेचर सब कुछ आ रहा है ए डेल्टा में। ए डेल्टा में से टच प्रेशर ए बीटा में भी जा रहा है, और ए डेल्टा में से पेन एंड टेम्परेचर सी में जा रहा है। तो इसलिए आपने ए डेल्टा मिड वाला याद रखना है। चारों सेंसेशन कर रहा है, इनमें से दो दो सेंसेशन ए बीटा में जा रही है, टच प्रेशर, और दो सेंसेशन पेन टेम्परेचर जो है वो सी में जा रही है। ठीक है, डायमीटर ऊपर से नीचे कम हो रहा है, स्पीड ऊपर से नीचे कम हो रही है। हम इनकी डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर का बस मैं आपको इतना बता दूं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं वो जो सिग्नल लेके जो है ना वो सीएनएस की तरफ भेजते हैं। सेल बॉडीज ऑफ द प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन आर इन डोर्सल रूट और स्पाइनल कॉर्ड गैंग्लिया। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन समझ लो आपकी स्किन से लेके गैंग्लिया जो है ना, आपके जो पैरा से वर्टिब्रल गैंग्लियॉन्स हैं, जो सिंपैथेटिक गैंग्लियॉन है एटसेट्रा, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ है, वहां तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसमिट टू थैलेमस। तो उन गैंग्लियॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड से लेके थैलेमस तक जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। दे आर लोकेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम। ठीक है। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या है, वो थैलेमस से लेके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाते हैं सिग्नल्स को। और फोर्थ ऑर्डर जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, और वो उससे परसेप्शन होती है। अच्छा जी, अब ये आपके सोमेटोसेंसरी सिस्टम के ट्रैक्ट्स हैं। पाथवेज इन सोमेटोसेंसरी सिस्टम, डोर्सल कॉलम सिस्टम, एंटीरो एंटीरोलेटरल सिस्टम। अच्छा जी, आपने इसमें से ये याद रखना है कि डोर्सल कॉलम में हमारे पास फाइन टच, प्रेशर, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, और इनमें न्यूक्लियस, क्रिस्टैलिस और क्यूनेटस होते हैं। ठीक है। खैर, इन चार सेंसेशन को आपने याद रखना है, पांच सेंसेशन को। फाइन टच इज इन डोर्सल कॉलम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता था एक दौर में, क्योंकि आप प्रेशर, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, ये चारों तो याद करते हो क्योंकि ये चारों बहुत डिफरेंट है। लेकिन आप फाइन टच भूल जाते हो। फाइन टच डोर्सल कॉलम का पार्ट है। एंटीरियर लेटरल में पेन, टेम्परेचर एंड लाइट टच। ठीक है। अब ग्रुप को देखो, डोर्सल कॉलम में ग्रुप टू फाइबर्स हैं। ग्रुप टू कौन से थे? ए देखो, ए बीटा। ठीक है, डोर्सल कॉलम में ए बीटा या ग्रुप टू के फाइबर्स हैं, विच कैरी टच, प्रेशर, फाइन टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन। कोई भी एमसीक्यू यहाँ पे आप समझ लो, प्रेशर ये टच प्रेशर के साथ प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, ये सारा जो है ये ए बीटा का काम है, और डोर्सल कॉलम वालों का काम है। ठीक है, अब है आगे एंटीरोलेटरल। एंटीरोलेटरल में पेन, टेम्परेचर तो हमेशा रहेगी, और साथ में लाइट टच। ठीक है, और इसमें कौन से फाइबर्स हैं? ग्रुप थ्री एंड फोर फाइबर्स। ठीक है। और ग्रुप थ्री एंड फोर फाइबर्स आपको पता है कौन से होते हैं? आपने ऊपर देख लिया है, पेन टेम्परेचर का हमने जो पढ़ा था। ग्रुप थ्री में ए डेल्टा है, पेन टेम्परेचर, और फोर में दोबारा पेन टेम्परेचर, और लाइट टच भी है। तो आपने अब यहाँ से ये अंदाजा लगाया कि जो ए डेल्टा में टच लिखा हुआ है डेट इज लाइट टच, और जो ए बीटा में टच लिखा हुआ है डेट इज फाइन टच। ठीक है। आगे मैकेनो रिसेप्टर फॉर टच एंड प्रेशर। अब ये मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, खैर हम पढ़ लेते हैं थोड़े से। थैलेमस आपको पता है, वहां पे सारी सोमेटो सेंसेशन आ रही हैं जितनी भी।
मैकेनोरेसेप्टर पेसिनियन है, मीजनर है, रफिनी है और मर्कील है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप लोग देखना अगर दिल करे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सेंसेशन जो पेसिनियन है उसमें वाइब्रेशन और टैपिंग है, रैपिडली अडॉप्टिंग है। खैर वाइब्रेशन और टैपिंग आपने पेसिनियन, इसमें ना वो रफी का टेबल बड़े मजे का बना भाई इन सेंसेशंस का। मीजनर कॉर्पस्कल्स में वेलोसिटी है। मैंने ना पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पेसिनियन याद रखा था, प्रेशर भी पेसिनियन में आता है, रफी का ये लिखा हुआ है तो याद है आई थिंक। और मीजनर्स कॉर्पस्कल वेलोसिटी, रफी इज अगेन प्रेशर, मर्किल डिस्क इज फॉर लोकेशन। तो लोकेशन वाले एपिथेलियल सेल्स में होंगे, प्रेशर वाले डीप होंगे। मीजनर्स कॉर्पस्कल जो है वो नॉन हेयरी स्किन में होता है। और पेसिनियन थोड़ा डीप होता है क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है। ठीक है। वो वेलोसिटी इज फॉर मीजनर्स, ये याद रखना है। मर्किल लोकेशन, मीजनर वेलोसिटी, रफिन इज प्रेशर। चलिए पेन, the receptors for pain are free nerve ending in the skin, muscle, viscera. Neurotransmitter for nociceptors include substance P. Inhibition of the release of substance P is the basis of pain relief by opioids. तो ये substance P की inhibition जो है ना उससे करा के P for pain substance P, ठीक है, तो उससे जो opioids है वो mechanism of action उसका है। फाइबर फॉर फास्ट पेन एंड स्लो पेन, फास्ट पेन इज कैरिड बाय ग्रुप 3 फाइबर, आपको पता है, आपने देख ली ऊपर। It has rapid onset and localized. Slow pain is carried by group C fiber. It is treated by aching, burning or throbbing that is poorly localized. ठीक है। तो आपने याद रखना है एकिंग पेन, बर्निंग पेन, क्योंकि ये स्लो पेन है। फास्ट पेन ऐसी है जैसे आप टच करते हो तो चीज को पेन हो जाती है आपको टिका के। और स्लो पेन एक्चुअल पेन है जो वो सी फाइबर से होती है। फिर रेफर्ड पेन है, पेन ऑफ विजुअल रीजन रेफर टू साइड ऑफ द स्किन एंड्स फॉर डर्माटोम, ये आपको पता है कि स्कीमिक हार्ट पेन की चेस्ट में जाती है और पोली की आपके शोल्डर में आती है। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो कर रहा हूँ कि अगर आपने एक एक बार देखना है इनका देख लें कि हीमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया नाइन नियर साइटेड, हाइपर इज फॉर एम एन हमेशा साथ साथ होते हैं तो मैंने मायोपिया फॉर नियर याद रखा हुआ है। ए स्टिग्मेटिज्म, उसमें कर्वेचर ऑफ लेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, खराब हो जाता है। और सिलेंडर लेंस यूज करते हैं। प्रेसबियोपिया क्या है, रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ द अकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस दैट अकर्स विद एजिंग। ठीक है। नियर पॉइंट जो है वो फार मूव करते हैं और इससे कन्वेक्स लेंस से आप ट्रीट करते हो। प्रेस बायोपिया को, एस्टिग्मेटिज्म को सिलेंड्रिकल लेंस से ट्रीट करते हो। रेटिना की लेयर्स हैं, हम तो ये नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों के लिए भी होपफुली जरूरत नहीं है इसकी। तो और क्या ही मैं आपको बताऊं कि अब ये भी देख लेना आप लोग एक दफ़ा ये ना। आई होप कि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये डायग्राम बस एक बार इसकी लेयर्स इनकी याद रख लेना, कोई पता नहीं है इनका। अब ऑप्टिक पाथवे है कि कौन सा पाथवे कटे तो कहाँ जाए, कौन सी ट्रैक डैमेज होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ऑप्टिक पाथवे बना कहाँ पे हुए हैं, ये बना होगा। तो आपने ये याद रखना है, इस पाथवे को हमेशा याद रखना है, फिर देखना है कि कहाँ से डाइसेक्शन करा रहे हो। ठीक है। ऑप्टिक नर्व के लेवल पे करवा रहे हैं, या ऑप्टिक प्लाज्मा के लेवल पे करवा रहे हैं, या ऑप्टिक ट्रैक के लेवल पे करा रहे हैं, या जेनिकुलेट बॉडीज हो या जेनिकुलो कैल्क्राइन ट्रैक के लेवल पे करा रहे हैं। ठीक है। या ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के लेवल पे करा रहे हैं। तो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से आपको पता है, आपको ये तो याद है ना कि कौन सी नर्व्स कहाँ से निकलती हैं। 3 4 मिड ब्रेन से निकलती है, और 5 6 7 8 कौन से निकलती हैं, 9 10 11 12 मेड्यूला से निकलती हैं। ठीक है। ये तो आपको याद होगा होपफुली। और आपको ये भी याद होगा कि आपका जो ऑप्टिक ट्रैक या जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो ऑक्सीपिटल में होता है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में होता है।
जो विजुअल आपका सेंटर होता है। ऑडिटरी सेंटर टेम्पोरल में होता है। मैंने इस तरह से याद रखा हुआ था, आई फ्रंट पे है, इसका सेंटर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। कान हमारे टेम्पोरल रीजन पे है, तो कानों का सेंटर टेम्पोरल रीजन ही है। ठीक है। अब हालांकि ये मेरी प्रैक्टिस की चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा साथ साथ बता रहा हूँ कि जो जो मुझे आता है मैं, और बेसिक है तो वो आपको एटलीस्ट पता हो। तो आपने ये याद रखना है कि आपकी ये आई है आपकी, ठीक है, नेजल साइड वाली आई आपका टेम्पोरल फील्ड देखेगी। टेम्पोरल साइड वाली आई आपका नेजल फील्ड देखती है। ये अब अभी हम एक आई की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपकी आई का एक नेजल फील्ड है, एक नेजल एंड है आई का, एक टेम्पोरल एंड है। फिर एक वो आपकी आई जो देख रही है उसका एक नेजल फील्ड है, एक टेम्पोरल फील्ड। फील्ड इज दूर का सारा एरिया जो नजर आ रहा है, एंड इज आई का एंड। तो आपका टेम्पोरल एंड नेजल फील्ड देखते हैं, नेजल एंड टेम्पोरल फील्ड देखते हैं दोनों आईज का। ठीक है। दोनों आईज से ऑप्टिक नर्व जाती हैं। ठीक है। आपके सामने ऑप्टिक नर्व दो एंड से निकल रही है, एक जो नेजल एंड है आई का, नेजल एंड वाला फाइबर, एक टेम्पोरल एंड वाला। नेजल एंड वाला टेम्पोरल फील्ड देगा तो टेम्पोरल एंड वाला नेजल फील्ड देगा। खैर, ये दोनों मिलके ऑप्टिक नर्व बना दी इन्होंने। अब जो नेजल एंड वाले फाइबर्स हैं वो क्रॉस होके दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो रेड नजर आ रहे हैं। ठीक है। और जो टेम्पोरल एंड वाले फाइबर्स हैं ऑप्टिक नर्व के, वो उसी साइड पे रह रहे हैं जो कि ब्लू है। ठीक है। आपने ये याद रखना है, ये डायग्राम कभी नहीं भूलनी है आपने। देखो मुझे अभी तक याद है, तो मैं आज भी आपको समझा रहा हूँ। हालांकि मैंने ये आज से ढाई ढाई साल पहले कहीं, ढाई तीन साल पहले कहीं पढ़ी थी, अपने एग्जाम पार्ट 1 के टाइम पे। दो दो ढाई साल पहले। ठीक है। तो अब देखो आपके जो नेजल फील्ड है वो क्रॉस हो रहा है और टेम्पोरल क्रॉस नहीं हो रहा। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी है राइट साइड की, तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई वो तो राइट साइड की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है। तो आप देखो राइट साइड की ऑप्टिक नर्व है वहां पे जहां पे भी क्रॉस नहीं हुआ, जहां पे वो रेड क्रॉस हो गया ना वो ऑप्टिक कियाज्मा हो गया है। ऑप्टिक नर्व उससे पहले तक है, ऑप्टिक कियाज्मा वो हो गया जहां पे वो क्रॉस हो रहा है। ऑप्टिक कियाज्मा सिर्फ उस पार्ट को कह रहा है कि जो वहां पे सिर्फ रेड फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है। ब्लू फाइबर्स वाला ऑप्टिक कियाज्मा नहीं है, सिर्फ रेड फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं। और उसके बाद नीचे प्रीटेक्टल रीजन शुरू हो रहा है वो। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ऑप्टिक ट्रैक्ट है। तो ऑप्टिक ट्रैक में क्या आ रहा है? ऑप्टिक ट्रैक में आ रहा है, राइट ऑप्टिक ट्रैक में आ रहा है राइट साइड का टेम्पोरल फाइबर्स और लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स। ठीक है। समझ आ रही है आपको? ऑप्टिक ट्रैक में ये आ रहा है, और यही सब आगे लेटरल जेनिकुलर बॉडी, जेनिकुलर कैल्क्राइन ट्रैक्ट और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, यहाँ तक ये सारा ऐसे ही जा रहा है। ऑक्सीपिटल ट्रैक है बस ये है कि जो सेंट्रल जो है ना, जो मिड पॉइंट होते हैं वीएन का, वो भी चला जाता है। बाकी सब में देखो सी में भी वही है, बी में भी वही है, सॉरी सी में भी वही है और डी में भी वही है। ठीक है। अच्छा, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आई होप आ गया होगा। अब आप देखो, ए ए कट रहा है ऑप्टिक नर्व के लेवल पे तो पूरी लेफ्ट आई की वीएन खत्म हो गई है। ठीक है। बी पे कट रहा होगा तो पूरी बी की राइट आई की वीएन खत्म हो जाएगी। आगे है बी, बी कट रहा है। बी में है क्या? ऑप्टिक के आजमा। ए में ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक के आजमा में क्या है? दोनों नेजल फाइबर्स थे। तो ऑप्टिक के आजमा कब कटता है? जब वो जो पिट्यूटरी एडिनोमा होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो वो ऑप्टिक के आजमा को हमेशा जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है। ये आपको पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ऑप्टिक के आजमा को जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो उससे क्या होता है? हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। एक आपने याद रखना है वर्ड, हेमी। हेमी इज हाफ हाफ, एनोपिया नजर नहीं आ रहा। बाई दोनों साइड का, टेम्पोरल टेम्पोरल। तो बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया कैसे कॉज हो रहा है? आपके प्रीटेक्टोरल रीजन या ऑप्टिक के आजमा की कंस्ट्रिक्शन या ऑप्टिक के आजमा अगर उड़ गया है तो बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया कॉज हो रहा है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोमा में हमेशा होता है। अब देखो कैसे हो रहा था वो, दोनों साइड के नेजल गए थे ना फाइबर्स, क्योंकि क्रॉस हो रहे थे वहां पे, और दोनों साइड के नेजल फाइबर क्या कर रहे थे? दोनों साइड के नेजल फाइबर अपनी अपनी आंख के टेम्पोरल फील्ड को देख रहे थे। डेट इज वाई जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, बाई टेम्पोरल नेजल फाइबर, जो सॉरी एनोपिया यूज करते हैं। एनोपिया इज नजर ना आना, नजर ना आना यानी फील्ड। तो बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया का मतलब है दोनों साइड की टेम्पोरल फील्ड उड़ गई है, यानी दोनों साइड के नेजल फाइबर्स उड़े होंगे।
दोनों साइड के नेजल फाइबर्स कैसे उड़े थे? वो क्याज्मा में उड़े थे। सेम ऑप्टिक ट्रैक में क्या होगा? ऑप्टिक ट्रैक में राइट ऑप्टिक ट्रैक अगर उड़ा है तो राइट साइड की टेम्पोरल फाइबर से राइट ऑप्टिक ट्रैक में, और लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स थे। ठीक है, अब राइट साइड के टेम्पोरल फाइबर देख रहे थे हमारी राइट साइड की नेजल फील्ड, ऐसे ही है ना? याद करो ऊपर जो पड़ा है, राइट साइड की नेजल फील्ड देख रहे थे, राइट साइड के टेम्पोरल फाइबर। और लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स क्या देख रहे थे? लेफ्ट साइड की टेम्पोरल फील्ड। ठीक है, राइट साइड की टेम्पोरल फाइबर राइट साइड की नेजल फील्ड देख रहे थे, और लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर लेफ्ट साइड की टेम्पोरल फील्ड देख रहे थे। तो अब अगर ऑप्टिक ट्रैक या लेटरल जेनिकुलेट बॉडी या ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स अगर उड़ेगा, तो उसमें क्या कौन सी वीएन जाएगी? उसमें दोनों साइड की राइट वीएन जाएगी। अगर राइट साइड को ऑप्टिक ट्रैक उड़ेगा तो दोनों साइड की राइट वीएन, दोनों साइड की राइट वीएन का मतलब क्या है? दोनों साइड की राइट वीएन का मतलब ये है कि राइट साइड की अ, नहीं, आप दोनों साइड की राइट वीएन नाम याद ना रखो। ठीक है, आप दोनों साइड की, इन्होंने सी लेफ्ट साइड का काटा हुआ है ना, तो मैं आपको उससे एग्जांपल दे रहा था। आपने याद रखना है कि दोनों साइड की लेफ्ट वीएन, अगर राइट साइड का ऑप्टिक ट्रैक डैमेज हो रहा है। कैसे? क्योंकि राइट साइड का ऑप्टिक ट्रैक में राइट साइड के टेम्पोरल थे जो कि नेजल फील्ड देख रहा था, जो कि लेफ्ट राइट में, यानी राइट साइड के अगर हम देख रहे हैं नेजल और टेम्पोरल, तो नेजल को हम लेफ्ट कह रहे हैं। नहीं आ रहा समझ? अच्छा, आप ना ऑप्टिक ट्रैक समझ नहीं आ रहा ना, बाकी तो समझ आ गया ना। आपने ऑप्टिक ट्रैक का बस आप देखो ना, ऑप्टिक ट्रैक कैसे बन रहा है। ये सी है, इसमें लेफ्ट साइड के ब्लू वाले फाइबर्स आ रहे हैं, और राइट साइड के ये देखें रेड वाले फाइबर्स आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड की अगर ऑप्टिक ट्रैक उड़ेगा, तो यहाँ पर उनकी टर्मिनोलॉजी लिखी होगी। हाँ 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 हाँ, ये तो ऑप्टिक की आजमा से हेट्रोनिमस बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, हेट्रोनिमस यानी दो साइड की वीएन जा रही है, लेफ्ट राइट। होमोनिमस यानी एक ही साइड, यानी दोनों की राइट, दोनों आइज की राइट राइट साइड, या दोनों आइज की लेफ्ट लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ऑप्टिक ट्रैक हमेशा कॉज करेगा होमोनिमस कॉन्ट्रालेटरल हेमियोनोपिया। ऑप्टिक की आजमा कॉज करेगा हेट्रोनिमस बाई टेम्पोरल, क्योंकि उसमें ऑप्टिक की आजमा तो दोनों नेजल फाइबर जा रहे थे ना, तो वो हमेशा बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया कॉज करेगा। ऑप्टिक नर्व तो सिर्फ इप्सिलेटरल आई की ब्लाइंडनेस कॉज कर देगी। ठीक है, पूरी आई ब्लाइंड हो जाएगी। ऑप्टिक की आजमा हेट्रोनिमस बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया करेगा। ऑप्टिक ट्रैक होमोनिमस कॉन्ट्रालेटरल हेमियोनोपिया करेगा। इसी तरह जेनिकुलर ट्रैक भी होमोनिमस हेमियोनोपिया करेगा विद मैक्युलर स्पेरिंग। अब आपको समझ नहीं आ रही? अब आप दोबारा इस पे आओ। देखो ये गेम है, आपको अब ये समझ नहीं है गेम। आप अगेन वहां से देखो, नेजल फाइबर टेम्पोरल फाइबर आई के अंदर ब्लू और रेड नजर आ रहे हैं क्लियर। ब्लू फाइबर लेफ्ट आई के, ब्लू फाइबर लेफ्ट आई की नेजल फील्ड देख रहे हैं लेफ्ट आई के। अगर लेफ्ट का ऑप्टिक ट्रैक इफेक्ट होगा तो राइट की नेजल एंड लेफ्ट का टेम्पोरल नहीं होगा। अगर लेफ्ट का ऑप्टिक ट्रैक जाएगा तो, ठीक है, लेफ्ट का टेम्पोरल फाइबर जाएगा ना। आप कह रही हो फाइबर, राइट का नेजल फाइबर जाएगा, लेफ्ट का टेम्पोरल फाइबर उड़ रहा है। लेकिन लेफ्ट का टेम्पोरल फाइबर देख तो लेफ्ट की नेजल फील्ड रहा था ना, राइट का नेजल फाइबर देख तो राइट की टेम्पोरल फील्ड रहा था ना। तो ये सी को देखो ना आप, ये सी और ये सी, सी उड़ रहे हैं अगर, तो लेफ्ट साइड की नेजल फील्ड जा रही है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का टेम्पोरल फाइबर उड़ गया है, तो लेफ्ट साइड की नेजल फील्ड जा रही है, इसीलिए ये हेट्रोनिमस है, यानी लेफ्ट साइड की नेजल फील्ड उड़ गई है और राइट साइड की टेम्पोरल फील्ड उड़ गई है। ठीक है, क्योंकि राइट साइड का नेजल फाइबर जा रहा है, दैट इज वाई इट इज हेट्रोनिमस। और ऑप्टिक आजमा इज होमोनिमस।
क्योंकि उसकी दोनों की टेम्पोरल फील्ड उड़ रही है ऑप्टिक कियाज्मा में। डेट इज वाई ऑप्टिक कियाज्मा को होमोनिमस कह रहे हैं, ऑप्टिक ट्रैक को हेट्रोनिमस कह रहे हैं। ठीक है। और उस ऑप्टिक ट्रैक से आगे सारे हेट्रोनिमस हैं। एक दोनों की जो है, एक की नेजल एक की टेम्पोरल, ये देखो। लेकिन मैक्यूला स्पेयर हो रहा है। ये बहुत मुश्किल से समझ आई थी मुझे भी जब मैंने पढ़ा था, लेकिन क्योंकि मैंने तो खुद समझा था तो मुझे बहुत टाइम लगा था, इसमें मुझे याद है। आपने ये पिक्चर नहीं भूलनी। जो आपसे डेफिन वर्ड बोलेगा ना वो हमेशा वीएन पे बोलेगा। बाई टेम्पोरल हेमियनोपिया, होमोनिमस हेमियनोपिया, हेट्रोनिमस हेमियनोपिया। आपने हर चीज से निकाल के ना आपने डायग्राम पे ले देना है। ऑप्टिक के आजमा में हेट्रोनिमस है, हेट्रोनिमस बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। उसे हेट्रोनिमस इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, ये जो होमोनिमस और हेट्रोनिमस का वर्ड है ना, ये है कि अ, दोनों आई की अगर, टैप छोड़े इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप दोबारा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। तो अगर दोनों आई की दोनों लेटरल फील्ड्स अगर जा रही हैं, लेटरल फील्ड्स, तो वो हेट्रोनिमस है। दोनों आई की अगर राइट साइड वाली वीएंस जा रही हैं तो वो होमोनिमस है। ठीक है। इसीलिए सी को वो होमोनिमस कह रहे हैं, क्योंकि दोनों आईज की राइट वाली जो है वो वीएन जा रही है। अब दोनों आई की राइट वीएन का मतलब है राइट साइड वाले की टेम्पोरल और लेफ्ट साइड वाले की नेजल। इसलिए उसको होमोनिमस कह रहे हैं। डायग्राम नहीं बोलनी आपने ये। अब हम ये नहीं पढ़ रहे। आप ना क्रेनियल नर्व्स को पढ़ लीजिएगा सारे, कि कौन सी क्रेनियल नर्व का क्या नाम है, उनके एक्शंस क्या क्या हैं। हमारे पास कहीं आएंगे हम भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोगों अगर हमें ना भी मिले ना, आप पे जरूर पढ़ने आएंगे। एक दफा ये टेबल देख लेना वैसे। अभी ऐसी चीजें हैं कि इसको मैं अब सबको नहीं पढ़ा सकता आपको। तो मैं यही कहूंगा कि ये वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा आपको अगर आपके पास टाइम हो तो एक दफ़ा इनको देख लेना। बेसल गैंग्लिया जो होते हैं ना, वो स्ट्रेटम ग्लोबस वगैरह सबथैलेमिक न्यूक्लियस सब्सटेंशिया निग्रा, ये आपको पता है ये पार्ट है। तो ये मूवमेंट को कंट्रोल और प्लान करते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मूवमेंट जनरेट करते हैं। सेरिबेलम आपको पता है कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये जो है ना डिस्ट्रायड इंटेंशन ट्रिमर रीबाउंड फिनोमिना, ये सारे सेरिबेलम के साइंस हैं। और जो वो बीमारियां थी ट्रेमर्स वगैरह की ना, वो ग्लोबस पैलिडस से, सॉरी, बेसल गैंग्लिया से होती हैं। जो कि ये लियन ऑफ ग्लोबस पैलिडस से, आपको पता है, एक सबथैलेमिक न्यूक्लियस से हेमीबल इसमस होती है, सिट्राटम से हंटिंगटन डिजीज होती है, सब्सटेंशिया निग्रा से पार्किंसन डिजीज होती है। तो बस इतना ही बहुत है। ग्लोबस पैलिडस में भी वही पोस्चरल डिजीज है, हेमीबल इसमस, हंटिंगटन्स और सब्सटेंशिया निग्रा से तो आपको याद होगा पार्किंसन। तो ये देखो मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया 6। अब ये ना एनाटमी भी साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ सकते। अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर पढ़ना।
कि प्राइम मोटर कॉर्टेक्स एरिया कौन से होते हैं, एरिया 4 और 6 होते हैं। तो इनमें से 6 जो है वो जनरेट करते हैं मूवमेंट का प्लान। 4 जो है एग्जीक्यूट करते हैं। और इसी तरह से जो हमारे बेसल गैंग्लिया ये भी प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी ये क्लाइंबिंग फाइबर, मोजी फाइबर्स। अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि अब आप लोगों ने ना चीज़ों को सारा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आपको अच्छी बुक बीआरएस पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये पता हो मैंने उससे क्या पढ़ना है। लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो, आपको बस ये पता हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्लाइंबिंग फाइबर होते हैं, मोजी फाइबर होते हैं, डेट्स इट। आपको कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर जी आपको पता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। अच्छा जी, ईजी देख लेते हैं। ईजी आपको पता है कि इट इज वेव कंसिस्टेंट ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सेलरेटिव एंड बिटवीन सिनेप्टिक पोटेंशियल इन द pyramidal cell. Cortical evoked potential is an EEG change. Awake patient with eyes open क्या आती है? बीटा waves. Awake patient with eyes open, beta waves. Awake patient with eyes closed, alpha wave. During sleep, slow waves predominate, muscle relax and heart rate and blood pressure decrease. During sleep, slow waves. ठीक है। स्लीप एक साइकिल occurs in a circadian period of about 24 hours. The current circadian periodicity is throughout driven by supraclavicular nucleus. Hypothalamus करता है स्लीप वेक साइकिल। अब देखो मैंने लाइन पढ़ी, मैंने देखा इसमें एमसीक्यू क्या है, बस यही है कि भाई स्लीप वेक साइकिल हाइपोथैलेमस रेगुलेट, दैट्स इट। आरईएम मूवमेंट occurs every 90 minutes। रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है? During REM, the EG resembles that of a person who is awake or in stage 1 non-REM sleep. ड्रीम्स आरईएम में आते हैं। Loss of muscle tone, eye movement, pupillary constriction, benign reactions, etc. Benzodiazepine and increasing age decreases the duration of REM sleep. इसलिए तो हम बेंजोडाइजेपिन लेके सुकून से सोते हैं, क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट हमारी खत्म हो जाती है। लेफ्ट हेमिस्फेयर लैंग्वेज करता है, राइट हेमिस्फेयर फेशियल एक्सप्रेशन, इंटोनेशन, बॉडी लैंग्वेज, स्पेशल टास्क। वर्निक्स से आपको पता है सेंसरी एफेजिया होता है। सेंसरी एफेजिया का मतलब है कि डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, समझ नहीं आती आपको। ब्रोकाज एरिया से क्या होता है? मोटर एफेजिया। इसका मतलब है कि समझ आती है लेकिन आप बोल नहीं सकते। ठीक है, वर्निक्स एरिया से सेंसरी एफेजिया, ब्रोकाज एरिया से मोटर एफेजिया। Short term memory involves synaptic changes, long term memory involves structural changes in the nervous system and is more stable. Bilateral neurons hippocampus block the ability to form new long term memories. तो हिप्पोकैम्पस जो है ना, ये इसकी वजह से आपको एंटीरोग्रेड जो है ना वो लॉस होगा, यानी बिल्ड नहीं कर सकोगे आप लॉन्ग टर्म मेमोरीज। उसके बाद सीएसएफ है। आपको पता है सीएसएफ जो है बैरियर है, सेरिब्रल कैपिलरी ब्लड एंड सीएसएफ ब्लड ब्रेन बैरियर। CSF fills the ventricle and subarachnoid space. It consists of endothelial cell of the cerebral capillaries and the choroid plexus epithelium. ठीक है, choroid plexus epithelium होती है और कैपिलरीज की एंडोथेलियम होती है। तो एंडोथेलियम एपिथेलियम से ब्लड ब्रेन बैरियर बन रहा है। लिपिड सब्सटेंसेस जो है वो फ्रीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर and nuclear between blood and CSF. Other substances are transported by carrier in the choroid plexus epithelium. Protein and cholesterol are excluded from the CSF because of their large molecular size. प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल नहीं जाते इसीलिए साइज की वजह से। कंपोजिशन अब बढ़ते हैं। सीएसएफ कैन बी सैंपल विद लंबर पंक्चर। ये है जनाब सीएसएफ की कंपोजिशन। सीएसएफ और ब्लड में क्या क्या इक्वल है? सोडियम क्लोराइड, बाइकार, ओस्मोलैरिटी, ये सब सीएसएफ और ब्लड में इक्वल है। ठीक है, ये आपने इक्वल वाले याद रख लिए, सोडियम क्लोराइड, बाइकार, ओस्मोलैरिटी। ठीक है,
अब आपने याद रख लिया कि जो CSF में ज्यादा है ब्लड से, विच इज मैग्नीशियम एंड क्रेटिनिन, ठीक है। मैग्नीशियम एंड क्रेटिनिन आर more in CSF compared to blood. Sodium chloride, bicarb, osmolarity are equal, and rest are less in CSF as compared to blood, which are potassium, calcium, glucose. ये जो है ये तीनों मैक्सिमम कंसंट्रेशन में कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन भी निग्लिजिबल कंसंट्रेशन में CSF से, वैसे तो कम है लेकिन बिल्कुल निग्लिजिबल होता है कोलेस्ट्रॉल। बट सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज CSF में, सॉरी पोटाशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज CSF में कम होता है ब्लड से, ठीक है। अगर मतलब फंक्शन क्या है, कौन सा एनवायरनमेंट, एस्केप, प्रिवेंट एस्केप, ड्रग्स जो है क्रॉस ना हो ताकि नॉन आयोनाइज्ड ड्रग क्रॉस मोर रेडिली देन आयोनाइज्ड, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन कैन डिस्ट्रॉय ब्लड ब्रेन बैरियर, एटसेट्रा। Source of heat and heat loss for the body, thyroid hormone, cold temperature activates the sympathetic nervous system. शिवरिंग से आपको पता है हीट प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज होती है। हीट लॉस बाय रेडिएशन कंडक्शन इंक्रीजेस विद व्हेन द एम्बिएंट टेंपरेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर रेगुलेशन सारी हाइपोथैलेमस से होती है, ये तो आपको पता है। तो आपने रेडिएशन और कन्वेक्शन जो है ना उसका याद रखना है कि वो रिस्पॉन्स टू हीट है एक्चुअली, ठीक है। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बॉडी का, तो बॉडी खुद रेडिएशन और कन्वेक्शन करेगी, यानी आपके स्किन वाली साइड शिवरिंग, आपके क्यूटेनियस ब्लड जो है उसमें सिंपैथेटिक डिक्रीज इन सिंपैथेटिक दोनों की क्यूटेनियस ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो ब्लड फ्लो उस तरफ ज्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से वहां से हीट लॉस होगा। हीट लॉस बाय एवापोरेशन डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड व्हिच आर अंडर सिंपैथेटिक मस्कुलिन कंट्रोल। एवापोरेशन स्वेट ग्लैंड से होगी, रेडिएशन कन्वेक्शन जो है वो ब्लड फ्लो टू स्किन इसकी वजह से होगी। हाइपोथैलेमस इज सेट पॉइंट फॉर बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन रखता है इफ द कोर टेम्परेचर इज बिलो द सेट पॉइंट, ठीक है। एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस ने ना एक सेट पॉइंट रखा होगा, तो वो क्या करता है, जो नॉर्मल डिटेक्टेड कोर टेम्परेचर होता है उसको डिटेक्ट करता है और सेट पॉइंट से कंपेयर करता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देता है हाइपोथैलेमस। इफ द कोर टेम्परेचर इज बिलो द सेट पॉइंट, हीट जनरेशन मैकेनिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होना, शिवरिंग होना, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, अच्छा क्यूटेनियस ब्लड वेसल में देखना याद रखना, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो हीट कंजर्व होगी, वेजो डायलेशन होगी तो हीट लॉस होगा क्यूटेनियस में, ठीक है। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, हीट जनरेशन, अगर बॉडी को हीट चाहिए तो जो हीट जनरेशन मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना, शिवरिंग, ये सब पोस्टीरियर करता है, ठीक है। और हीट लॉस मैकेनिज्म एंटीरियर करता है इफ द कोर टेम्परेचर इज अबव द सेट पॉइंट। अब कोर टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, आपने बॉडी से हीट को निकालना है। उससे आप क्या करोगे, वेजोडाइलेशन करोगे क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स की, और वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस करेगा। तो इफ कोर टेम्परेचर इज बिलो सेट पॉइंट तो हीट जनरेशन होगी, कोर टेम्परेचर इज अबव सेट पॉइंट, हीट लॉस। पाइरोजन आपको पता है इंटरल्यूकिन 1 वाला मैकेनिज्म आपने बस याद रखना है, वो हम ये नहीं पढ़ रहे हीट एग्जॉशन और ये क्या होता है। हम ऊपर से दोबारा दिखाते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मिस हो गई हो। हमने न्यूरोट्रांसमीटर देख लिए, टेबल्स देख लिए, डायग्राम देख लिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद रिसेप्टर्स आपने देख लिए, उसके एक्शन देख लिए,
मैकेनो रिसेप्टर्स देख लिए, फाइबर्स देख लिए, सोमेटोसेंसरी सिस्टम देख लिया, मैकेनो रिसेप्टर्स देख लिए। ये हमने थोड़ा सा इसको मिस करा है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये एक दफ़ा देख लेना आपको। ये वही ऑप्टिक पाथवे देख लिया। अच्छा, ये रॉड्स कौन में डिफरेंस देख लेना कि कलर वियन सी फॉर कलर, सी फॉर कॉन्स, कलर वियन कॉन्स में होती है। और सेंसिटिविटी टू लाइट, तो रॉड जो है सेंसिटिव टू लो इंटेंसिटी लाइट और नाइट विजन। रात आर फॉर रॉड्स, आर फॉर नाइट विजन। तो ये मैंने याद रखा हुआ है, आपने भी इस तरह से याद। रॉड्स नाइट विजन में होते हैं, कॉन्स डे विजन में होते हैं। एक्विटी, रॉड्स की लोअर विजुअल एक्विटी नॉट प्रेजेंट इन फोविया। इन शॉर्ट लोअर विजुअल एक्विटी होगी रॉड्स की, कॉन्स की हायर होगी। और कलर भी कॉन्स करेगा, एडेप्टेशन भी कॉन्स पहले करेगा। उसके बाद ये आपने याद रखना है, इसमें से डायग्राम आपके बन सकते हैं एमसीक्यूज। तो इग्नोर करो। और डिस्प्ले में बस आप स्ट्रक्चर आपको पता है एयर का, मिडल में क्या क्या होते हैं, मिडल में क्या होते हैं ये, सेमी सर्कुलर केनाल, बोनी लेबिरिंथ, पेरी लिम्फ, एंडोलिम्फ। बस ये याद रहो कि ये इनर में होते थे। मिडल में जो होता था वो आपको पता है, मिडल में क्या ऑक्सीकल्स वगैरह ये सब होते हैं। कॉकलिया में जो है वो थ्री ट्यूबुलर केनाल्स होती हैं। स्केला वेस्टिबुलर, स्केला मीडिया मीडिया होता है। खैर अब ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। ये बस जो हाईलाइट है, अगर टाइम हो तो ये देखना, वरना जरूरत नहीं है। ये भी सब बस बहुत ही ज्यादा लिखा हुआ है। क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन जरूर पढ़ लेना। तो टेस्ट का आपको पता है कि कौन सी नर्व कैरी करती है। तो इस चीज ना ये है कि एंटीरियर टू थर्ड क्रेनियल नर्व 7 करती थी, और पोस्टीरियर वन थर्ड जो है ना वो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व करती है टेस्ट कैरी। यही लिखा हुआ है इसमें। और द बैक ऑफ थ्रोट एंड एपिग्लॉटिस आर इनर्वेटेड बाय क्रेनियल नर्व 10। और क्या है, मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन, ये आपने देख लिया है। फ्री नर्व एंडिंग हमेशा पेन कैरी करती है, ये याद रखना है आपने। एक्स्ट्रा फ्यूजल, इंट्रा फ्यूजल। एक्स्ट्रा फ्यूजल अल्फा मोटर न्यूरॉन से थे, और इंट्रा फ्यूजल गैमा से थे। और एक्स्ट्रा फ्यूजल जो है वो प्रोवाइड द फोर्स फॉर मसल कंट्रैक्शन। और इंट्रा फ्यूजल जो है वो मसल स्पिंडल्स में बस करते हैं। और ये न्यूक्लियर बैग, न्यूक्लियर चेन, ये इंट्रा फ्यूजल के टाइप्स हैं। बस इतना बहुत है, अब इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक दफ़ा आप लोग देखना, मैं बिल्कुल स्टार्ट से वो नहीं कर रहा। बस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नी जर्क, क्लैस्प नाइफ, जो कि गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स है, और फ्लेक्सर विथड्रॉल, अफेक्ट टचिंग ए हॉट स्ट्रोक, जिसे है ना फ्लेक्सर विथड्रॉल। ये कौन कौन से हैं? जो स्ट्रेच मोनोसन एप्लीके गोल्जी टेंडन डाई है, और फ्लेक्सर विथड्रॉल पुली है। फ्लेक्सर विथड्रॉल को हमेशा पेन होगा, स्टिमुलस गोल्जी टेंडन का मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्ट्रेच या नी जर्क का मसल स्ट्रेच होगा। एफरन फाइबर स्ट्रेच रिफ्लेक्स या नी जर्क के 1A है, गोल्जी टेंडन के 1B है, और फ्लेक्सिबल विथड्रॉल के 2, 3 है, 4 है, क्योंकि वो पेन पे। रिस्पॉन्स क्या है? स्ट्रेच में कंट्रैक्शन ऑफ मसल, गोल्जी टेंडन में रिलैक्सेशन, ये उल्टा है साहब।
और फ्लेक्सर विड्रॉल में इप्सिलेटरल कंट्रैक्शन, कंट्रालेटरल एक्सटेंशन। आपको देखो ना, इस चीज को हाथ लगाते हो, उस वाली साइड का गर्म चीज को हाथ लगाएगा, उस वाली साइड में कंट्रैक्शन हो जाती है, दूसरी साइड पे एक्सटेंशन हो जाती है। ठीक है, बस ये अपने याद रखना है। ए फ्रेट फाइबर 1A 1B और 2 3 एंड 4। देखो 1A याद है आप लोगों को पढ़ा था, 1A में यही लिखा था। मसल स्पिंडल ए फ्रंट, ठीक है, स्ट्रेच में 1A और 1B और G10। ठीक है। और आप लोगों को याद है ना कि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होते हैं वो फौरन क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, और जो डोर्सल कॉलम होते हैं उसी साइड पे रहते हैं, क्योंकि इसमें से काफी एमसीक्यूज बन, रफी में ये चीजें लिखी हुई हैं, इसमें से काफी एमसीक्यूज बनते हैं कि इस लेवल पे अगर स्पाइनल कॉर्ड कट हो गया एट, तो उससे होगा क्या, उस साइड की कौन सी सेंसेशन जाएगी और कंट्रालेटर कौन सी सेंसेशन जाएगी। तो आपको याद है हमेशा आप पढ़ते थे कि पेन एंड टेम्परेचर ऑफ कंट्रालेटरल एंड ऑल अदर लाइक वाइब्रेशन वगैरह ये सब इप्सिलेटरल जो है वो जाएंगी बिलो द कट। स्पाइनल कॉर्ड डाइसेक्ट एट लेवल T8, तो उसमें होता क्या था, बिलो द जो एट द लेवल ऑफ T8 सब सारी सेंसेशन चली गई। बिलो द T8 पेन एंड टेम्परेचर ऑफ कंट्रालेटरल साइड जाएगा, और टच वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ इप्सिलेटरल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है जो कि एंटीरियर लेटरल थैलेमिक थे, वो एंटर होते ही स्पाइनल कॉर्ड के दूसरी साइड पे चले जाते हैं, और दूसरे वाले जो है डोर्सल कॉलम वो सेम साइड पे रहते हैं। आई होप कि ये ऐसे ही था, मैंने भी 2 साल पहले पढ़ा था। मुझे बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये काफी एमसीक्यूज बनते होते हैं तब। ये स्पाइनल ट्रैक मैंने याद तो किए थे एक दफा कि इनके सारे एक्शन, स्टिमुलेट, इफेक्ट ऑन बोथ एक्सटेंसर, कौन सा इनिबिशन है, लेकिन ये खास फायदा नहीं है इंटरेस्ट में। अच्छा ये देखें ना आप लोग, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पैराप्लेजिया कैसे होगा? इट इज अ लॉस ऑफ ब्लड पॉइंट बिलो द लेवल ऑफ लीजन रिजल्टिंग रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ द डिसेंडिंग। पर खैर इन शॉर्ट, पैराप्लेजिया इट इज अ लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट बिलो द लेवल ऑफ लीजन, लॉस ऑफ कॉन्शियस सेंसेशन बिलो द लेवल ऑफ लीजन, ठीक है, इनिशियल लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस जिसे स्पाइनल शॉक कहते हैं, और उसमें क्या होगा, फ्लैसिड रिफ्लेक्स आएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन ये वाली पिक्चर आएगी। ठीक है। और टाइम के बाद रिटर्न ऑफ रिफ्लेक्सेस या हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। So if the lesion is at C7, there will be loss of sympathetic tone to the heart. As a result, heart rate and arterial pressure will decrease. If the lesion at 3C3, breathing will stop because the respiratory muscle have been disconnected from center in the control center in the brain stem। क्यों? क्योंकि C4 5 पे आपकी फ्रेनिक नर्व आ रही है ना, तो अगर C3 पे है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, C7 है तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, और C1 है तो एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग हमारे C1 जो है वो डाइसेक्ट हो जाती है। ठीक है। अब है कि इफेक्ट ऑफ ट्रांस ये, अच्छा ये हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, इन्होंने ट्रैक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, C7 C3 C1 आपने याद रखने हैं। इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अबव द स्पाइनल कॉर्ड, तो डीसेरिब्रेट रिजिडिटी होती है अगर रिमूवल ऑफ इनिबिशन फ्रॉम हायर सेंटर हो जाए ना, और उसकी वजह से एक्साइटेशन हो जाएगी अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन एंड डिजिट प्रोस्टेट। खैर इसको आप छोड़ दो, आपके पास इतना पता हो कि अगर लियन अबव लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है तो डी सेरिब्रेट है, लियन अबव पोंटाइन न्यूक्लियस है तो डी सेरिब्रेट है, बट बिलो द मिड ब्रेन। लियन अबव रेड न्यूक्लियस है तो डी कॉर्टिकेट है। ठीक है, बस लियन अबव रेड न्यूक्लियस डी कॉर्टिकेट याद रख लेना। आगे सेरिबेलम का तो आपको पता ही है
फंक्शन है वेस्टिबुलर सेरिबेलम कंट्रोल ऑफ बैलेंस एंड आई मूवमेंट, पोंटो सेरिबेलम प्लानिंग एंड इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, स्पाइनो सेरिबेलम इज एनर्जी विच इज कंट्रोल रेट फोर्स रेंज एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो सारी मूवमेंट को असल कंट्रोल सेरिबेलम ही करता है, रेंज डायरेक्शन सब चीजें। बस आपको ये पता होगा कि कौन सी लेयर्स, क्या नाम है इन लेयर्स के जो सेरिबेलम है, क्या नाम है जो फाइबर्स हैं जो सेरिबेलम में है, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर बेसल गैंग्लिया का आपने देख लिया, ये तीन देख लेना। सब थैलेमस मैंने याद रखा था कि सब थैलेमिक न्यूक्लियस में, सब थैलेमस में ना एल आ रहा है, उसकी वजह से बिलिस्मस में भी दो दफा एल आ रहा है। सिट्रिएटम में दो दफा टी आ रहा है, तो हंटिंगटन में टी आ रहा था। ठीक है, सबस्टेंशिया निग्रा पार्किंसन वैसे सबको याद है। तो बस ठीक है। ठीक है, आज काफी ज्यादा पढ़ लिया है हमने। चलो नेक्स्ट कैरी करेंगे। अब पॉइंट ये इतना कि काफी ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ था और हमें जरा जल्दी करना है, तो हम वो चीजें पढ़ेंगे जो ज्यादा जरूरी है। फजूल चीजों को हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। चलें, नेक्स्ट सीवीएस करेंगे कल। मेरी कॉल है तो मैं नहीं क्लास ले सकूंगा। परसों इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे 2 क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन करना है तो करें आप लोग। मायरा, आपने कोई क्वेश्चन करने के, अभी जो पूछ रही थी मैंने इसका आंसर कर दिया था, ये जो लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक इफेक्ट हो तो राइट की नजर लेफ्ट, होप मैंने कर दिया था।